So you can next write the laws of refraction. Laws of refraction. अभी कोई चेक करना आ रही है या नहीं आ रही लाइव स्ट्रीम में. Laws of refraction, दो लॉ लिखने हैं, Snell's law and incident ray, refracted ray and normal, all three lie in the same plane. कहाँ से आती है? आ रही है? So next, so you can write laws of refraction. First law यहाँ ब्रैकेट में you can write Snell's law. Snell's law, SNELL. It states that ratio of sine of angle of incidence. It states that ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and this constant is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. That is sin I by sin R. That is sin I by sin R is equals to mu2 by mu1. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mu1 sin I is equals to mu2 sin R. Second law. The incident ray, refracted ray and normal. Incident ray, refracted ray and normal, all three lie in the same plane. And that plane is perpendicular to plane of refraction. And that plane is perpendicular to plane of refraction. म्यू किस पे डिपेंड करता है? इन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है म्यू. डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? पढ़ा हुआ है डिस्पर्शन आपने, क्या होता है? डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स. कलर्स मतलब साइंस की लैंग्वेज नहीं होगी ना. कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स. Why splitting takes place? Deviation किस पे डिपेंड कर रही है? It's either I minus R और R minus I. और I और R में जो रिलेशन है वो म्यू पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स अगर म्यू बदलेगा तो डेविएशन भी चेंज होगी. अब डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल से डेविएट कर रहे हैं, मतलब म्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा. तो क्या रिलेशन होता है? हाउ डज म्यू वेरीज विद वेवलेंथ? ज्यादा बेंड कौन सा करता है, वॉयलेट या रेड? प्रिज्म में से बात करें तो
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? साइन आर इज साइन आई बाय म्यू. हम कह रहे हैं वॉयलेट ज्यादा बेंड कर रहा है, कम होना चाहिए. मैथ्स लगाओ ठीक से. आई एम सेइंग साइन आर इज साइन आई बाय म्यू, डेविएशन इज आई माइनस आर. तो डेविएशन ज्यादा है मतलब आर कम है, तभी डेविएशन ज्यादा आएगी. आई तो फिक्स्ड है. वॉयलेट के लिए डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है मतलब आर की वैल्यू कम है. आर की वैल्यू कम है मींस म्यू ज्यादा है. एंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड, नोट में लिख लो बिकॉज इस सिलेबस में नहीं है, पता होना चाहिए. कॉचीज फॉर्मूला, CAUCHY, कॉचीज फॉर्मूला, CAUCHY. Cauchy's formula relates the refractive index of medium with the wavelength of light used. The refractive index of medium with the wavelength of light used. And mu is equals to where A, B, C are constants called Cauchy's constants. सीरीज है तो हमें सिर्फ फर्स्ट दो भी चलेंगे, A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर. A, B, C are constants called Cauchy's constants. This implies that larger the wavelength of light used, smaller will be the refractive index. As sin R is sin I by mu. As sin R is sin I upon mu. Therefore, for red light, रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम तो म्यू मिनिमम. Therefore, for red light, as lambda is maximum, mu will be minimum. And R will be maximum. ये किस assumption के साथ हम कर रहे हैं कि light moving from rarer to denser. बिकॉज नॉर्मल यही केस होता है कि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ. रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ. Let me see object. It's placed in some denser medium.
इसकी सरफेस से जो डेप्थ होगी, इसको हम लेंगे दिस इज रियल डेप्थ। अब इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हो कहीं से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, light reflected by the object, it's moving from denser to rarer, it bends away from normal। मतलब ये इसका एक्चुअल पाथ था रे का, ये इधर जा रही थी, but it bends away from normal, तो ये बेंड होके इधर चलेगी। अगर ये इधर जाएगी तो इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो यहां पे कहीं पे बनेगी, और जो इमेज की डेप्थ होगी दिस विल बी कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। इसीलिए कॉइन पानी में पड़ा है तो उसकी डेप्थ कम नजर आती है। रिफ्रैक्शन का यूज देखा कभी प्रैक्टिकली, किसी ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज कर लिया हो। एक्वेरियम को कभी ध्यान से नोटिस किया है? अगली बार एक्वेरियम किसी शॉप पे जाओ, देखना आपको दो फिशेस सिंक्रोनाइजेशन में मूव करती नजर आती हैं कई बारी। उसका रीजन क्या होता है कि दो फिश इधर जा रही हैं फिर दो इधर एक साथ मुड़ती हैं। उसका रीजन क्या होता है? वो दो इकट्ठी क्यों मूव करती हैं? क्योंकि वो एक फिश की दो इमेजेस होती हैं, फिश तो एक ही थी, तो आपको लगता है बहुत सिंक्रोनाइजेशन में मूव कर रही हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो ना, मान लो मेरे पास एक्वेरियम है और इसमें फिश है कोई, आप यहां से देख रहे हो, फिश ने लाइट रिफ्लेक्ट की, ग्लास के दो सरफेस, एक टॉप सरफेस एक साइड वाला सरफेस, यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट बेंड्स। ये नॉर्मल है, ये इसका एक्चुअल बात है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां से जो देगी ये नॉर्मल, ये इसका एक्चुअल बात, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं इसकी दो इमेजेस नजर आएंगी। अगर आप देखना है आपने एक्चुअल में कि दो फिशेस थी या एक थी, अपना लेवल नीचे कर लो ताकि आप एक ही ग्लास से रिफ्रैक्शन देखो। ऐसे फिनोमेना को हम फिजिक्स में कहते क्या हैं? हम ये तो नहीं कहते ना बेवकूफ बना रहे हैं, तो वी कॉल इट ऑप्टिकल इल्यूजन, कि इल्यूजन है, एक्चुअल में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मिराज फॉर्मेशन, सड़क पे पानी नजर आता है पर है नहीं, कि बहुत गर्मी बढ़ रही है तो आपको लगता है आगे रोड के ऊपर सारा पानी पानी है, पास जाते हो तो नहीं है, तो वो है क्या? वो मिराज फॉर्मेशन किस चीज की है? वो क्या है जो पानी नजर आता है? लाइट है। वो राजस्थान में नजर नहीं आएगा, मैंने आपसे कल भी पूछा था क्यों। वो बेसिकली सड़क के साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इन्वर्टेड इमेजेस हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो इमेज भी नहीं होगी। तो इन्वर्टेड इमेजेस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। ऑप्टिकली स्ट्रैटिफाइड मीडियम होता है ना,
हाँ बोला इसने, मतलब क्या होता है इसका? मीन्स ऑप्टिकली स्ट्रैटिफाइड मीडियम। फिजिकली इसका मतलब बता तो सही दो, पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना। ऊपर जाने से मीडियम रेयर होगा गर्मियों में, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो अर्थ के साथ लेयर्स कांटेक्ट में है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, वो रेयरर है, और अपर लेयर्स का टेम्परेचर कम है। ऑप्टिकली स्ट्रैटिफाइड मीडियम बोलते हैं वेयर एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट लेयर्स हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कोई साइड पे पेड़ है बहुत बड़ा, वहां से जो लाइट आ रही है दैट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर लाइट डेंसर से रेयरर जाए तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मैं एक से केस लूं, से हमने ऐसे लिया कि हैव ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर, से इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। साइन आई पे साइन आर की रेशियो कांस्टेंट है, मैंने आई बढ़ाया तो आर बढ़ेगा, मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, बिकॉज साइन आर इज साइन आई बाय म्यू। तो अगर मैंने आई को बढ़ाया आर भी बढ़ेगा। एक स्टेज आएगी where angle of refraction becomes 90। मैं आई को बढ़ा रहा था, आर बढ़ता जा रहा था, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। अब मैंने आई बढ़ाया तो आर तो नहीं बढ़ेगा। अब रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या अगर इसको हम कह देते, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल रखोगे the ray gets reflected back into the same medium, and this angle will be, बिकॉज अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं लगेंगे इसमें। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? बेटर कौन सी है? दोनों रिफ्लेक्शंस फर्क है ना, एक मिरर से हो रही थी और एक ये हो रही है, इन दोनों में बेटर कौन सी है? क्यों? लाइट का बात तो यहां भी डेविएट कर रहा है, लॉज रिफ्लेक्शन के लगने, इसमें भी डेविएशन 180 - 2 आई है। क्यों मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन अलग अलग क्यों थे? रिफ्रैक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन ये बेटर क्यों है? मतलब मीडियम तो मिरर में भी नहीं चेंज हो रहा था। आंसर ठीक है, रीजन गलत है। बिकॉज मिरर्स कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं करते। पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। हमने 11th में 3 चीजें पढ़ी थी। इफ एनी रे इज इंसिडेंट ऑन अ सर्फेस व्हाट कैन हैपन? Whenever ray is incident on a surface, 3 चीजें हो सकती हैं, क्या क्या?
It can be either absorbed, it can be either reflected, or it can be transmitted. जैसे मान लो विंडो है, विंडो पे सनलाइट फॉल करेगी तो कुछ एनर्जी ग्लास से पास होकर रूम में आ जाएगी, दैट इज ट्रांसमिशन. कुछ रेज हैं जो इसको स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ एनर्जी मिरर का तो एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लास. हमने टर्म पढ़ी थी ना, रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू reflectance plus absorbance plus transmittance is equal to 1. Because reflectance क्या था? Energy reflected upon total energy incident. Transmittance energy transmitted upon total energy. तो तीनों को ऐड करके टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी 1. हमने इसी से कहा था कि R प्लस ए इज, अगर हम ट्रांसमिटेंस नहीं लेते तो वी हैव सेट R प्लस ए इज इक्वल टू 1. मतलब एब्जॉर्बटेंस ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस कम हो जाएगी, तो एक ज्यादा है तो दूसरा हमेशा कम हो जाएगा. मिरर्स में होता है कि पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, तो रिफ्लेक्शन इज नेवर 100%. इस केस में इट्स 100% रिफ्लेक्शन. तो इसका यूज कहां करते हैं हम? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं. और कहां पे करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए यूज? मेडिकल वालों ने पढ़ा होगा कुछ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और कैसे करते हैं, या सुना होगा लेप्रोस्कोपिक. कौन सा कैमरा? फोन का डाल दे, फिर कैमरा कौन सा? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब फायदा क्या है इसका कंपेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी? क्यों? इंसिजन छोटा लगता है. क्यों छोटा क्यों लगाते हैं? फिजिक्स ढूंढो ना हर चीज में. इंसिजन छोटा लगाया आपने बिकॉज हमने क्या करना है, वहां से ऑप्टिकल फाइबर अंदर भेजनी है. अब ऑप्टिक बेसिकली आप सर्जरी करोगे कैसे? आपको अंदर किसी भी पार्ट को हैंडल करना है, बॉडी पार्ट को, तो अंदर का बॉडी पार्ट नजर आ जाएगा? अंदर तो अंधेरा होता है. आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ट्यूबलाइट लगी है, तो हमें लाइट भी चाहिए. अब उसकी इमेज बाहर चाहिए तो उसको हम बोलते हैं कैमरा लगा है. कैमरा बहुत छोटे बनने लग गए हैं. कैनन का सबसे छोटा कैमरा किस साइज का है? 10⁻⁹ मीटर नैनो कैमरा. मतलब गुम गया तो मिलना भी नहीं दोबारा. वैसे तो वो डिवाइस के साथ लगा होता है, बट अगर आपको नैनो कैमरा ऐसा मैं दे दूं 10⁻⁹ मीटर, तो आपके सामने भी रख दूंगा ड्रॉर में, आपको मिलेगा नहीं, वो दिखना ही नहीं, बिकॉज हमारी ह्यूमन आई रेजोल्यूट ही नहीं कर पाएगी. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगी? आपने जब उसको इंसर्ट किया, उसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली. एक को हम बोलते हैं कोर, एक को बोलते हैं क्लैडिंग. कोर मतलब अंदर वाला पार्ट, क्लैडिंग उसके बाहर वाला कवर. मान लो मैंने एक इससे रैंडम शेप की एक ऑप्टिकल फाइबर बनाई, तो इसकी क्लैडिंग हो गई, बाहर का कवर, और ये कोर हो गया, ये भी क्लैडिंग हो गई. हम चाहते हैं कि जो लाइट इधर से आए यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखना है क्लैडिंग का? हम चाहते हैं यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए. रिफ्लेक्शन होगी अगर लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना पड़ेगा. तो लाइट जब इधर से आएगी यहां से रिफ्लेक्ट हो गई इधर, यहां से फिर रिफ्लेक्शन, और इधर इमेज बन जाएगी. जो भी इधर ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्शंस के बाद यहां इमेज बन जाएगी. तो आप जो बाहर से देख रहे हो दैट इज इमेज, दैट इज बेसिक फिजिक्स पार्ट.
एक्चुअल में क्या होता है, यू हैव कंप्यूटर अटैच्ड, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही होती है। मेरे को आजकल की मशीनरी नहीं पता, पहले वो इन्वर्टेड इमेजेस बनाती थी, किसी के हॉस्पिटल में लगी हैं तो वो आपको पता होगा, आजकल वो इन्वर्टेड बनाती है या सही इमेज बनाती है, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कर देती है चेंज। तो वो सर्जन्स को नॉर्मली एक्सपीरियंस होता है, देख के पता चल जाता है कि कैसे सर्जरी करनी है। तो हो सकता है आजकल उन्होंने वो चेंज कर दिया होगी, एग्जैक्ट इमेज बनती है जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा ही। तो ये एक एप्लीकेशन हो सकती है कि ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट की, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थिन, मतलब फिजिक्स में तो 1 मिलीमीटर से भी कम उनका डायमीटर होता है, तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। डाटा कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है, जो ये फ्लोरोसेंट वायर्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की देखी होंगी, ऑरेंज ग्रीन अलग अलग कलर्स की वायर्स डाल रहे होते हैं, सो दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स। इसका वैसे इतना फायदा होता क्यों नहीं है, बिकॉज इट शुड बी। और बेटर कैसे कर सकते थे, अगर एंड टू एंड ऑप्टिकल फाइबर हो। इसका मतलब क्या होता है, एंड टू एंड ऑप्टिकल फाइबर, उन्होंने सड़कों पे ऑप्टिकल फाइबर डाल दी, बट अगर आपके घर तक वो कॉपर कनेक्शन कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हुआ, बिकॉज कॉपर कनेक्शन में तो उतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी लॉस भी होंगे उस रीजन में जहां पे कॉपर वायर डली है। तो पूरे आपके घर तक ऑप्टिकल फाइबर क्यों नहीं डालते, फोन तक या मोडम तक? टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। अभी आपके घर में जो मैकेनिक ठीक करने आते हैं वो सिंपल इंजीनियर्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स को हैंडल करने के लिए रिक्वायर बेसिकली यू कैन से जो साइंस में बहुत अच्छे हों। वो ऐसे नॉर्मल कनेक्शन नहीं है कि तारें जोड़ दिया चल पड़ेगा। सो ऑप्टिकल फाइबर्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है टेक्निकली, तो उनके लिए बेटर है कि थोड़े से रीजन में कॉपर वायर डाल दो, बाकी ऑप्टिकल फाइबर्स मेन है। और कहाँ यूज होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन में हो गया, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, where the light moving from denser to rarer। डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट moving from denser to rarer medium back into the denser medium if angle of incidence is more than critical angle। इस फिनोमेना को कोई और यूज देखा हो? रेनबो कैसे? मेरे को अच्छे से ना समझ नहीं आती चीजें जब तक एक्सप्लेन ना करो। रेनबो कैसे? एक रिफ्लेक्शन, दो तीन, दो पक्का, दो रेनबो बनते हैं हमेशा। प्राइमरी और सेकेंडरी फर्क क्या होता है? रेनबो एक नहीं बनता, दो बनते हैं। आपको कैसे देख के पता चलेगा प्राइमरी है सेकेंडरी है? रेनबो ध्यान से देखा है? ये बताओ ऊपर रेड कलर होता है कि नीचे रेड होता है ऊपर वॉयलेट होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग होता है। रेनबो देख के खुश हो जाते हो, फोटो खींच लोगी, पर ये देखा नहीं होगा ऊपर कौन सा कलर है। फिजिक्स तो ढूंढी नहीं हमने। फर्क क्या होता है दोनों में? वेवलेंथ तो लाइट की है, वो तो सनलाइट ही है। अच्छा, रेनबो नजर कब आता है? सन एट योर बैक और सन इन फ्रंट? सन एट द बैक, तो लाइट तो सन से ही आ रही है, एंड दैट्स अ कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। हाँ, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा सन से। कौन सा स्पेक्ट्रा है सन से? सन के लाइट में डार्क बैंड्स हैं, डार्क लाइंस। डार्क लाइंस इन द सोलर स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड 11th class physics। Dark lines in the solar spectrum are called Fraunhofer lines। सुना है? एमिशन स्पेक्ट्रा पता है क्या होता है? क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा? क्या होता है? मेरे को फर्क बता दो। कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा।
ये पेन कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा दे सकता है? ये पेन कैन इट गिव कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा? नहीं। आपने पढ़ा था कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस. Anything heated to a very high temperature will give out continuous emission spectra. बैंड emission spectra कौन देता है? तो केमिस्ट्री भी है, इनफैक्ट केमिस्ट्री ही है. बैंड emission spectra is given out by substances in the molecular state. O2 H2 N2 हीट कर दोगे तो बैंड emission spectra. बैंड emission spectra का मतलब a series of wavelengths are emitted with intensity large at one end and small at the other. जहां पे हाई इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड बैंड हेड, जहां पे लो है दैट इज कॉल्ड बैंड टेल. मतलब जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसने बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा दिया, मतलब 5000 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेवलेंथ एमिट की विदाउट एनी गैप. अब इनमें से या तो 5000 वाले के फोटॉन्स ज्यादा एमिट होंगे या 6000 वाले के ज्यादा होंगे. तो जो ज्यादा फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं मतलब वो ज्यादा इंटेंसिटी है. तो अगर 5000 से 6000 तक, 5000 के ज्यादा है, as you move from 5000 to 6000 angstrom, the number of photons emitted per unit time goes on decreasing. किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन ज्यादा एमिट होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द लॉ इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सब भूल गया आप तो +1 का. लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या थी? 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. displacement constant. Band is given in molecular state. What about line? Line emission spectra. केमिस्ट्री में एग्जाम्पल भी पढ़ा था. सोडियम गिव्स लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा 5890 5896. तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा इज गिवन आउट इन gases by substances in the vapor state. सोडियम वेपर्स देते हैं, मर्करी वेपर्स देंगे. इस चैप्टर के कई क्वेश्चंस में यूज होने हैं सारी चीजें, बिकॉज आपने रेडिएशंस तभी पढ़ी थी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था. तो वो कहीं पे भी उसका कंसेप्ट उठा के इसमें डाल देंगे मिक्स करके. सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लो पहले. ये वाला उस वो डायग्राम, ये फिश वाला नहीं. We can write
Consider an object O placed in denser medium of refractive index mu. Consider an object O placed in denser medium of refractive index mu. The depth of object from the surface is dr. Depth of object from the surface is dr. That is the real depth. Light reflected by the object moves from denser to rarer medium and it bends away from normal. Thus, for an observer in rarer medium, bracket में can write here. Thus, for an observer in rarer medium, a virtual image of object is formed at I. The depth of I from the surface and depth of image from the surface is called apparent depth. Using Snell's law, sin I by sin R is 1 by mu. Because sin I by sin R होता है mu2 by mu1. इसमें सेकेंड मीडियम कौन सा है? एयर. और फर्स्ट मीडियम म्यू. बिकॉज सेकेंड मीडियम एयर है. mu2 को हम ले रहे हैं 1. जो भी डेंसर मीडियम है आपका. अब एक assumption. बिकॉज अगर एंगल स्मॉल हो तो हम लेते हैं cos थीटा इज 1. cos थीटा 1 है तो मतलब sin थीटा और tan थीटा इक्वल हो जाएंगे. tan i की वैल्यू क्या है यहां से? इसको अगर मैं मार्क कर लूं, tan i इज OP अपॉन dr. and sin r is, अगर ये एंगल r है तो दिस इज ऑल्सो r. तो tan r किसके इक्वल? बिकॉज ये तो OP रहेगा OP अपॉन DA. वैल्यूज पुट कर दो. Apparent depth is mu times less than real depth. डिफरेंट कलर्स के कॉइन रखे, सबके डेप्थ सेम नजर आएगी. बिकॉज म्यू अलग अलग हो जाएगा, लैम्डा अलग होगा. तो
तो लैम्डा अलग होगा, म्यू अलग हो जाएगा, म्यू अलग हो जाएगा, तो डी ए की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में शिफ्ट पूछी होती, शिफ्ट इन द पोजीशन, ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस कितना है, डी आर माइनस डी ए, तो डी आर माइनस डी ए कितना होगा, शिफ्ट यही है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट था और इधर इमेज बनी, तो ये शिफ्ट है कि यहां से यहां आ गई, तो ये डिस्टेंस कितना, डी आर माइनस डी ए। सो वी कैन से शिफ्ट इन पोजीशन ड्यू टू डेंसर मीडियम। इसके ऑपोजिट भी केस हो सकता था, इसमें हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन एयर। उल्टा हो सकता है, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इन एयर। इसका कोई एग्जाम्पल, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन एयर मीडियम, स्टार्स। स्विमिंग पूल के अंदर जाना पड़ेगा, फेस बाहर रखोगे तो नहीं होगा, देखना तो आंखों से है ना। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, फिश तो जा सकती है, वो तो डीप चली जाती है। अब वो बाहर स्पैरो को देख दिया जो स्काई में उड़ रही है, तो उसमें ऑब्जेक्ट होगी स्पैरो, ऑब्जर्वर होगी फिश, तो दैट मीन्स ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। डायग्राम कैसा बनेगा, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर इसको देखना है तो इट हैज टू रिफ्लेक्ट लाइट, इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, and this light is moving from rarer to denser. अगर ये नॉर्मल है तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये इसका एक्चुअल पाथ था, ऐसे आना था, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी तो ये ऐसे आएगी, से यहां पे हमारी फिश है, इसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी यहां पे, मतलब एपरेंट हाइट इज मोर देन रियल हाइट। पहले हमारा रिलेशन क्या आया था, एपरेंट डेप्थ इज 1/μ इंटू रियल डेप्थ, इसमें म्यू टाइम्स एच आ जाएगा। सेम मेथड फॉलो करेंगे, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, अगर ये एंगल आर है तो हम यहां पे इसको भी एंगल आर मार्क कर सकते हैं। दोबारा स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू 2 बाय म्यू 1 एंड साइन आई इज टैन आई, साइन आर इज टैन आर। नीचे ट्रायंगल लेने की जगह हमें ऊपर ट्रायंगल लेना पड़ेगा।
कि ये साइन आई और यहां से साइन आर निकलाएगा, ये डिस्टेंस तो सेम है। सो डायग्राम बना लो तो रिजल्ट लिख लेंगे। इनको मिक्स कैसे करेंगे वो, इन दोनों कंसेप्ट को? सिर्फ देख नहीं रही, फिश ऊपर आ रही है, बर्ड नीचे जा रही है, तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। बिकॉज डिस्टेंसेस का पता है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएंगे। और थोड़ा कम्प्लेक्स करना होगा तो वो किसी एंगल पे भी कर देंगे, तो उसमें भी कुछ है नहीं है कंसेप्ट, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ही देखना है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। बिकॉज दे कैन से कि बर्ड इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री 53 डिग्री कुछ भी। पर नोट लिख लो, उसमें डायग्राम बना के फिर रिजल्ट लिख लेते हैं। if object is in if object is in rarer medium and observer is in denser medium, if object is in rarer medium and observer in denser medium, then apparent height of object will be mu times more than the real height. रियल हाइट कौन सी हो जाएगी अगर डायग्राम में शो करें तो? जैसे दिस इज द रियल हाइट और ये जो कि दिस इज एपरेंट, ये एच ए एंड रिलेशन इज एच ए इज म्यू टाइम्स एच आर। अब इसका भी यही मतलब है कि अगर दो डिफरेंट कलर्स के बर्ड है, सेम हाइट पे भी उड़ रहे हैं, पानी से देखोगे तो अलग अलग हाइट के नजर आएंगे। स्विमिंग किसको आती है अच्छे से, डीप जो जा सकता है पानी में, आपको ऊपर जो नजर आता है वो रीजन कैसा होता है? आंखें खोलते ही नहीं। अच्छा यहाँ आप ऑपोजिट देख लो, ऑपोजिट तो सबने ऑब्जर्व किया होगा। आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां पे फिशेस बहुत सारी हैं पानी में, जैसे गोल्डन टेम्पल, देवी तालाब मंदिर, तो आपको सारी इकट्ठी क्यों नजर आती हैं थोड़ी सी जगह पे, बाकी में नहीं है? अब ऐसे दूर देखना, आपको पानी में फिश नजर नहीं आएगी, जहां आप खड़े हो वहीं नीचे सारी नजर आएंगी। तो क्या फॉलो कर देंगे आपको? सोचा कभी ये? दूर क्यों नहीं नजर आती? बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। उन्होंने जो लाइट रिफ्लेक्ट की दूध वाली फिश ने वापस पानी में ही चली गई। और हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अगर आप ध्यान से कभी ऑब्जर्व करोगे, अगर आप स्विमिंग पूल में नीचे जाते हो तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है,
इसने जो लाइट रिफ्लेक्ट की, इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. अगर मैंने और इधर किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो इसने जो लाइट रिफ्लेक्ट की थी वो तो वापस आ गई, तो ये बाहर से तो दिखेगी नहीं. बाहर से तो सिर्फ वही दिखेगी जो इस रीजन में है. तो इसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. मान लो आप स्विमिंग पूल में गए, डूबने वाले हो नहीं रही स्विमिंग. आपको मैंने एक टॉर्च दी, SOS मतलब सिग्नल करने के लिए कि मेरे को बचा लो, मैं डूब रहा हूं. दैट टॉर्च शुड बी ऐसे सीधा ऊपर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बाहर वाले को नहीं पता चलना, वो लाइट सीधी बाहर चली जानी है. बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो. आपको किस एंगल पे सिग्नल सेंड करना है ताकि जो बाहर लाइफ गार्ड है उसको नजर आ जाए? आप प्रैक्टिकली सोचो ना, वो इधर खड़ा है बाहर, तो ये एंगल आईसी, तो ये भी आईसी. इससे अगर मैं थोड़ा सा कम एंगल रखता हूं, अगर आपने ज्यादा कम रखा, आपने जो लाइट सिग्नल भेजा वो तो यहां चला गया, उसको क्या पता भेज रहे हो. और ये एंगल होता है 49 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. तो डूबने भी वाले हो तो फिजिक्स जरूर याद रखना कि 49 डिग्री में सिग्नल सेंड करना है. नहीं समझ आए तो हिलाते रहना कि कोई एंगल तो होगा, किसी एंगल पे तो उसको नजर आएगा कि मैं डूबने वाला हूं. बट अदरवाइज इट शुड बी स्लाइटली लेस देन 49 डिग्री. और ये आया कैसे 49? आई इज इक्वल्स टू आई सी. तो आर कितना? क्रिटिकल एंगल के लिए आर कितना लिया था? When I is equals to IC, R is 90. तो स्नेल्स लॉ लगाओ. साइन IC बाय साइन 90 इज 1 बाय म्यू. और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. तो मेरे पास ये फॉर्मूला बना. यहां से आईसी की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 49 डिग्री. और अगर मैं आपसे पूछूं ये रेडियस कितना होगा, तो tan आईसी किसके इक्वल होगा? R बाय एच. मतलब आपकी डेप्थ अगर h है तो tan IC इज R बाय एच. तो R इज साइन IC किसके इक्वल था? 1 बाय म्यू के. तो tan IC, साइन IC मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो tan IC कितना हो गया? वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1. तो R कितना आ गया? इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर इस सर्कल में से लाइट बाहर आएगी तो आपको सर्कुलर पैच में ही नजर आता है. आप भी नीचे जाओगे ना, ऊपर देखोगे तो आपको वो सर्कुलर पैच नजर आता है फिजिक्स के हिसाब से. मेरे को ऐसी स्विमिंग नहीं आती कि मैं रिस्क लूं, तो जो जिनको आती है वो अगली बारी जाके देखना और फिर ऊपर देखना. बिकॉज मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है लास्ट क्लास ही हो, तो आप करना. बिकॉज जब डूबने लगूंगा फिर मेरे को याद भी नहीं आएगा 49 डिग्री है. सो यू कैन राइट
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों डायग्राम बना लो। आपके शायद सिलेबस से कट गए, जो मैंने आज कराया ये सारा पहले 10th में था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक। वो बिकॉज कोविड पे कम किया था सिलेबस, वो कम ही पढ़ाया होगा आपको भी फिर। आईसीएससी ने पढ़ा हुआ है ये सब। आईसीएससी का आप में कोई पढ़ा देना चाहिए, मतलब इतना भी क्या है, छोटी सी तो चीजें हैं। मैं हमेशा मानता हूँ 9th-10th का सिलेबस बढ़ा देना चाहिए, एटलीस्ट 50% जितना अभी है। बिकॉज एक तो आइडिया लग जाएगा बच्चों को कि हम नॉन मेडिकल या मेडिकल लें या ना लें। बिकॉज आते तो नहीं तो +1 में आते ही शॉक में चले जाते हैं कि ये कहाँ आ गए हम, ऐसी तो फिजिक्स कभी नहीं थी। वो मेरे को हर चैप्टर से पहले कह देते हैं नहीं अगला चैप्टर हमें आता है, लॉस ऑफ मोशन तो आसान है, तो 9th वाला आसान है ना। नीट के जनरली सब टीचर्स का ओपिनियन है कि अगले साल केमिस्ट्री टफ आने वाली है, तो थोड़ी सी अच्छे लेवल की पढ़ना। बिकॉज मेरी केमिस्ट्री के जितने अच्छे टीचर से बात होती है सब यही कह रहे हैं कि अगले साल नीट में केमिस्ट्री टफ एक्सपेक्टेड है, कि बायो को वो चेंज नहीं करेंगे, इस साल फिजिक्स टफ किया अगले साल केमिस्ट्री भी टफ कर देंगे। फिजिक्स ऐसी रहेगी और टफ क्या करेंगे अब। इस बार तो मिल जाएगी, मेरे को तो लगता है 510 पे भी जीएमसी मिल जाएगा। मिल जाती आप, मतलब लास्ट ईयर तक मुश्किल था, इस साल तो नंबर ही नहीं आए बच्चों के। हाँ टॉपर ही 686 पे अटक गया, तो बाकियों की तो क्या ही है। सिर्फ जो थर्ड आया उसके फिजिक्स में फुल नंबर है। उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था फिजिक्स इज फन, कि मैंने तो फिजिक्स ही पढ़ी थी ज्यादा, तो फिजिक्स में फुल नंबर है उसके नीट में भी। पुणे का है AIR 3 जो है। मतलब कई इंटरव्यू सुनोगे वो आपको साफ पता चलता है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैं AIR 10 का सुन रहा था, वो कह रहा था मैंने बोर्ड एग्जाम्स के बाद नीट की तैयारी शुरू की थी। मतलब इतना तू कौन सा साइंटिस्ट है, तू 2 महीने में नीट कर गया और 10 रैंक आ गया इंडिया में। मतलब थोड़ा तो लॉजिकली बोलो ना। और आपको ये रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल मिलेंगे। मेरा एक स्वामी संदास का स्टूडेंट था, राहुल डालिया। इसका रैंक आया था आईआईटी में 117। तो जब उसका क्लियर हो गया तो जो आसपास के नोन लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी थोड़ी बहुत जान पहचान है, वो अपने बच्चों को लेके उसके घर पहुंच जाते थे कि भैया बताओ कैसे पढ़ते थे। वो कहता मैं 3-4 दिन तो बताता रहा, फिर मैं इरिटेट होना शुरू हो गया। फिर जो भी आता था मैं कहता था एनसीईआरटी पढ़ ले, उसी में से आता है सारा पेपर। और कहता हूँ इतना एम्बेरेसिंग बना देते हैं कि एक तो आप स्टूडेंट को बताने लोगों को कैसे पढ़ना है, उसके मम्मी या पापा बोलेंगे कॉपी खोल के नोट कर। तो कहते मैं खुद मुश्किल से क्लियर किया, कहते कॉपी खोल के नोट कर। तो उसने मेरे को खुद ही बोला, कहता अब जो भी आता है मैं सबको कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो फिजिक्स की, उसी में से आना।
So you can write total internal reflection. When light moves from denser to rarer medium, it bends away from normal. Thus, angle of refraction is more than angle of incidence. From Snell's law, if we increase the angle of incidence, angle of refraction, if we increase the angle of incidence, angle of refraction will also increase. For one particular angle of incidence called critical angle. For one particular angle of incidence called critical angle. Angle of refraction becomes 90. Angle of refraction becomes 90. If angle of incidence is increased further, that is I greater than IC, the ray gets reflected back into the denser medium. This phenomena of reflection of light, reflected back into the same medium. This phenomena of reflection of light moving from denser to rarer back into the denser medium when I is greater than IC is called total internal reflection. इसको नॉर्मली हम काफी बार यूज करेंगे. टर्म्स तो TIR लिखना शुरू कर दो, कैपिटल T, कैपिटल I एंड कैपिटल R, क्योंकि पेपर में भी बोर्ड TIR ही लिख देता है. If first medium is having refractive index mu and second medium is air, then